equipment of expected to be sold for the 500,000 at the end of the sale, the book value of the equipment would be 400. If the income tax is 30%, what is the after tax कैसे बताना है from the sale of the machinery? ये सवाल बहुत आसान है, हर बंदा अपना कैलकुलेटर कलम से करे तो ही मजा आएगा, वरना कोई फायदा नहीं है। Everybody has to do. भाई थोड़ा जूम करते तो अच्छा हो जाएगा। जूम तो अमेरिका वाला ला दिया, सबको फ्री कर दिया, और क्या चाहिए भाई। शुक्रिया, अब जिलेबी से किया, थैंक यू। थैंक यू। जल्दी 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 काजल प्लीज जल्दी, दिमाग को थोड़ा खटवाएं। आप जल्दी जल्दी बोलते तो डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा तारी करो भाई, बंगाली में बोलेगा या फिर फिलिपीनी में बोलेगा बालिक बालिक बालिक। सर मेरे तो सी आंसर आया। क्या बात है, सी मेरा ए। हाँ रोशन भाई आप आजाद नहीं है, आपको भी करना। ए आया। सी आंसर। सी, तो मेरे को भी लग रहा है कि सी ही आएगा। क्योंकि दो आदमी दो बंदे गलत नहीं हो सकते, सी ही होगा। क्यों गलत हो भी सकते हैं, मोदी जी के केस में इतना बंदा गलत हो गया, यहाँ तो दो बंदे की बात है। देखिए सबसे पहले हम करना क्या होता है सर, we'll take this question। रोशन भाई कुछ भी बोल लो, आप भी भाई, पब्लिक पोल ओपिनियन कुछ भी। सी यानी आप गया पब्लिक पोल के साथ, ए और बी और सी और डी। ये भाई ये केबीसी फेल हो जाएगा। तो भाई ये क्या है, ये कौन सा तरीका है? आईएमएस हमको करेगा एबीसीडी। आईएमए फेल, केबीसी फेल, फिर केबीसी का जो एसेंस है खत्म हो जाएगा। बोले एट द कंक्लूजन ऑफ द प्रोजेक्ट द पीस ऑफ द लैंड इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड फॉर 5 लाख, तो दिस इज द सेल 5 लाख। ठीक है, उसके बाद अपना आता है द बुक वैल्यू इज लेस दी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू इज हाउ मच? 400,000। इसका मतलब ये है कि मेरे को कैपिटल गेन कितने का हुआ जी? 100,000 का कैपिटल गेन हुआ। अभी कैपिटल गेन होगा तो ऑब्वियस सी बात है आई हैव टू पे द टैक्स। वो जो टैक्स होगा कितना परसेंट होगा जी? 35%। हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द आफ्टर टैक्स कैश फ्लो, तो मेरे लिए इफेक्टिव कैश फ्लो जो हम बोला था आपको वही। इफेक्टिव कैश फ्लो का मतलब 5 लाख मिलने वाला था, 35,000 उसमें से निपट गया, यानी 465,000 इज द आंसर। क्या आंसर है जी? सी। सी। बट ए आपने कैसे दिया था, मतलब कुछ भी आदमी कैसे? 4 लाख वाला पॉइंट नहीं उसे वो किया था मैंने, 5 लाख को कंसीडर करके माइनस किया। पर ये सवाल तो हम लोगों ने करते हम 3 बार किया है। चलें
ये बताना है। तो 23 नंबर सवाल। सर सी। सी। हाँ जी। चले भाई साहब, कुछ तो दियो भाई। बोले भाई। अरे क्या हुआ कमाल भाई, अनस भाई, कुछ भी बोले यार, गलत होगा ना, इससे ज्यादा क्या होगा। अरे यार, एक ही भी रीजनिंग पता होनी चाहिए ना, मतलब इफ यू आर गिविंग, मतलब यू नो द रीजनिंग व्हाई यू आर गिविंग। ओके। तो सबसे पहला सवाल कि आप किस बेस पे दे रहे हैं। अच्छा, तो इस तरह आप बोल रहे हो कि answer A ए। may be A confusing. नो, Yeah. नॉट कंफ्यूजिंग, आंसर आंसर। देखिए सबसे पहले बोल रहे हैं फॉर द Answer फर्स्ट 6 years। देखिए फॉर द फर्स्ट 6 years, for each of the next 6 years, the anticipated नेट इनकम इज 10,000। स्ट्रेट लाइन का डेप्रिसिएशन है 20,000 का, ठीक है, 40% पे। फिर बोलता है कि डिस्काउंट का रेट है 10% और कैश सेल है 1 लाख का, जो भी है। द डेप्रिशिएबल एसेट्स आर बीइंग एक्वायर्ड एट द बिगनिंग ऑफ ईयर 1 इन 0 पे, एंड द सैलरी वैल्यू 0 एट द एंड ऑफ 6 ईयर। बोला है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल डेप्रिसिएशन टैक्स सेविंग। तो सबसे पहले आप देखो, ये 1 लाख रुपए का, सॉरी ये मशीन, ये आपका डेप्रिसिएशन कितना है पर ईयर का जी, पर एवरी ईयर का 20,000 का, नॉट 6, ठीक है। अब मेरे को चाहिए होगा 1% के हिसाब से सॉरी 10% के हिसाब से हमको चाहिए होगा एन्युटी। कितना चाहिए हमको, हमको चाहिए होगा क्या, एन्युटी। तो सबसे पहले तो इस पे हमको जो टैक्स शील्ड होगा, तो इसका टैक्स शील्ड कितना परसेंट से निकलेगा, इसका पहले हम 40% से निकालेंगे, तो मेरा 8,000 का 2 चौके 8,000 का टैक्स शील्ड निकलेगा। दैट इज द टैक्स शील्ड, यानी टैक्स की सेविंग, एंड दिस सेविंग इज फॉर 6 ईयर। अब इसको हम मल्टीप्लाई बाय 6 तो कर नहीं सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका एन्युटी फैक्टर निकालना पड़ेगा, एंड दैट हाउ कि हम बोलेंगे 8,000 इंटू 10% 6 ईयर के लिए। अभी आपको आदमी आइडिया देके बताओ कि
एन्युटी फैक्टर क्या आएगा? 8,000 10% 6 ईयर के लिए एन्युटी फैक्टर क्या आएगा? तो सर 4.355। 4.355. I want to calculate. So I will take the calculator here. ठीक है, अब मैं इसको 1 डिवाइड बाई 1.1, तो पहले साल का निकाल दिया, इसको m प्लस कर दिया, फिर मैंने दूसरे साल का निकाला m प्लस किया, तीसरे साल का निकाला m प्लस किया, चौथे साल का निकाला m प्लस किया, पांचवें साल का निकाला m प्लस किया, छठे साल का निकाला m प्लस किया और मेमोरी रिकॉल किया, तो कितना आया? 4.355। तो यानी कि जो मेरा 8,000 है, दैट 8,000 को मल्टीप्लाई कितना से करने पड़ेगा जी? 4.335 से। 4.335 से जब आप करेंगे तो आपका आंसर कुछ आएगा। काजल बताइए क्या आएगा? यस सर 34,800 मेरे 42 आया। हाँ ठीक है, तो 8,000 मैं यहाँ लिख के कर पा रहा हूँ, 4.335 कर दे रहा हूँ, ठीक है? सर 355 है। 355, अच्छा ठीक है, 355 कर लेता हूँ, तो मेरा आता है 8,000 इंटू दिस, यानी कि 34,840। दैट इज द एग्जैक्टली मैचिंग, मतलब इसमें फ्रैक्शन का भी डिफरेंस नहीं हो रहा है। तो आप लोग आदमी सबसे क्या गलत हो रहा था मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हर बंदे से ये समझने की बातें हैं कि ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बहुत आसान थी। क्वेश्चन वाज वेरी क्लियर कि आपसे क्वेश्चन मांग क्या रहा था, क्वेश्चन में कोई एम्बिग्यूटी नहीं थी, कोई मुश्किल का बात नहीं था। क्वेश्चन सीधे बोला कि आपको डेप्रिसिएशन पे क्या सेविंग बनती है। तो उसने सिंपल बोल दिया था कि बताओ डेप्रिसिएशन पे आपकी टैक्स की क्या सेविंग बनती है, तो ये उसने क्लियरली आपसे पूछ लिया था। अब सवाल पूछा था कि हर साल का 20,000 का डेप्रिसिएशन, वो भी एकदम क्लियर था और ये मामला चलता, लेकिन आपने जब यहाँ पे बोल दिया कि आपको डेप्रिसिएशन से होने वाली सेविंग बतानी है, तो 20,000 होता डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन होने के कारण आपको टैक्स की बेनिफिट कितने की होती? 40% के हिसाब से 8,000 रुपए की आपकी टैक्स की सेविंग होती, और ये सेविंग थी पूरे 6 साल के लिए। बट आप सिंपली यू कैन नॉट मल्टीप्लाई बाई 6, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि ये डायरेक्ट 6 से आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। रीजन क्या है कि ये आपको 2 डिफरेंट, 3 डिफरेंट, 4 डिफरेंट पीरियड में मिल रहे हैं, तो यू कैन नॉट मेक इट द मल्टीप्लाई, ठीक है, प्रिंसिपली। सो व्हाट शुड यू डू नाउ? तो आपको क्या चाहिए होगा? एक एन्युटी चाहिए होगा 10% 6 ईयर के लिए। तो 10% 6 ईयर जब आप करते हैं तो आपको उसकी एन्युटी की जो वैल्यू आती है वो आती है 4.355। 4.355 आती है एन्युटी की वैल्यू। तो 8,000 एवरी ईयर सेव होती है, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 4.335, तो इस तरह करके आपको 34,840 की आपको क्या होने वाली है जी? टोटल सेविंग होने वाली है। तो इसमें अगर कोई डाउट है तो प्लीज मेरे को बोले, क्योंकि ये वही था जो हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था, बट वी डिस्कस इन द टुगेदर। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग इन बिट्स एंड पीसेस। तो आपको समझ में आ, जी बिल्कुल बोलिए। ट्रिगर हो गया ना भाई, क्योंकि हमसे वो टोटल मांग रहा था, ठीक है। क्वेश्चन हमसे यहाँ पे जब मांगा था ना, तो क्वेश्चन वाज आस्किंग टोटल। तो जब टोटल का मतलब कंबाइंड, क्यूमुलेटिव, टुगेदर, ठीक है जी। ये सब आपके मिनिमम ट्रिगर पॉइंट है जो आप एग्जाम में या कभी भी जब प्रैक्टिस करें तो आप ये चीज को समझ सके। क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट में जाने के पहले क्वेश्चंस का जो ट्रिगर है वो आपको समझ आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 जल्दी से, यल्ला जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी मीन्स सुरा सुरा।
बलिक बलिक सूरज सूरज जल्दी जल्दी। और कामरान भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम नरेश भाई। कैसे हैं? बस खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। चलो सवाल पढ़े, थोड़ा कुछ सवाल पढ़ के अपनी जिंदगी के साथ इसको रिलेट करें। अच्छा अभी मैं पढ़ नहीं सकता मिराज भाई क्योंकि ड्राइव कर रहा था। अच्छा चले कोई नहीं कोई नहीं, पहले ड्राइविंग पे ध्यान दीजिए। जी बस मैं सुन रहा हूँ आपके ये। हाँ भाई, मतलब वरना मुखालिफा जो है बहुत महंगा है वहाँ का। जी 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 मुखालिफा ही बोलते हैं ना फाइन को। जी जी मुखाल भाई बोलते हैं। हाँ। काजल बताएं। यस सर, 1 मिनट, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। First product, Webstar product is performing the capital budgeting analysis on the new product. It is considering the annual sale expected to be 50,000 for the first year, second year 100,000 and 125,000 thereafter. तो यानी कि पहले साल में 50, दूसरे साल में 1 लाख, तीसरे साल में 1,25,000। तो हमारे लिए जो तीसरे साल का मांग रहा है, तो हमको बेसिक पता चल गया कि 125,000 पे काम करना है। उसके बाद बोल रहा है कि 80 जो है फर्स्ट ईयर का सेलिंग प्राइस है, एक्सपेक्टेड टू बी इंक्रीज बाय 5% एवरी ईयर। तो 80 जो है अगले साल में कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। फिर 84 जो है उसके बाद कौन सा दूसरे साल पे, यानी तीसरा साल, तो 84 80 जो है से 84 हो गया 105%। यानी कि ये सवाल जो है समझ के करने का है, तो थोड़ा सा आप भी इसको रीड करें, क्योंकि जब मैं इसको करूं तो फिर मैं आपको तो डिक्रीज करने लगे। हम डिक्रीज कर देंगे भाई, हमने गलत पढ़ लिया। वो आपको पता नहीं है इल्यूजन ऑफ फ्लुएंसी, जो वो धर्म ग्रंथ पढ़ने वाले पंडित से होता है। हाँ, तो कहने का, चलिए अब हम इसको लिखने का स्टार्ट करते हैं। तो हम बोलते हैं कि ईयर 1 है, दैट इज ईयर 1, ईयर 2 एंड देन इट इज गोइंग फॉर ईयर 3। तो 3 साल आपके पास का मैं ऐसे ही एक डेटा लेके चल रहा हूँ, लेकिन आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो तीसरे साल पे है। आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो तीसरे साल पे है। तो सबसे पहले यूनिट प्रोडक्शन को लिख लेंगे। तो यूनिट सर मेरे हिसाब से सी आंसर आ रहा है। चलो गुड हो गया, मैं देख लेता हूँ, कोई मसला नहीं। ओके तो सर। पहले साल में 50,000 हो गया, सेकेंड ईयर में 100,000 हो गया, इसके बाद 125,000 हो गया। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी द 100,000, दिस इज गोइंग टू बी द 50,000। तो ये हमारा यूनिट प्रोडक्शन हो गया, दिस इज आवर यूनिट प्रोडक्शन। फिर उसके बाद बोलता है कि सेलिंग प्राइस जो है 80 है फर्स्ट ईयर पे एंड एक्सपेक्टेड टू बी डिक्रीज बाय 5% एवरी ईयर। तो यानी कि सेल्स प्राइस जो है पहला यहाँ पे 80 है, सेकेंड पे कितना 5% से घट रहा है। इसका मतलब इट इज गोइंग टू बी द 95%, इट इज गोइंग टू बी द 95% and same way it's going to be here 95%. So this is the sales। ठीक है जी। उसके बाद बोल रहा है कि फिक्स कॉस्ट जो है 300,000 हर साल रहेगा। उसके बाद और क्या बोल रहा है कि लेबर का कॉस्ट जो है 20 है फर्स्ट ईयर पे एंड इट इज इंक्रीजिंग 5% एवरी ईयर। मटेरियल का कॉस्ट है 30 रुपया एंड इट इज इंक्रीजिंग बाय
तो हम आ जाते हैं, तो हम एक काम करते हैं, मटेरियल पे आते हैं। तो फर्स्ट आई विल राइट मटेरियल हियर, मटेरियल इज द 30 एंड एवरी ईयर इट इज इंक्रीजिंग बाय 10%, तो इसका 110% निकाल देंगे। फिर हम इसका भी 110% निकाल देंगे, दिस इज गोइंग फॉर द मटेरियल का। फिर हम लेबर पे आएंगे, तो लेबर की जो बेस प्राइस है वो क्या है हमारे लिए 20 की है। लेबर के ऊपर कितना 20% का इंक्रीज है, इसका मतलब इसका 105% हो जाएगा जी। फिर हम इसका क्या करने वाले हैं जी, इसका भी 5% डालने वाले हैं, तो ये हो गया। अभी हम आपको आगे क्या बोल रहा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है 2 मिलियन का, that will be depreciated on a straight line basis over the 5 years of the financial reporting and tax purpose, यानी 4 साल के लिए उसको मान के चल रहा है। बोल रहा है द टैक्स का जो इफेक्ट है वो 40% का। मेरे को बताना है कि नेट कैश फ्लो इनफ्लो फॉर ईयर 3 क्या आएगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे को कंट्रीब्यूशन बता दीजिए, तो आप आसानी से बता सकते एक हैं। बात भाई, इसमें फिक्स एसेट फिक्स कॉस्ट भी तो है 3 लाख की। या हबीबी कंट्रीब्यूशन बोला अभी मैंने, प्रॉफिट इनकम नहीं बोला। कंट्रीब्यूशन बोला। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है, कंट्रीब्यूशन को कैसे डिफाइन करते हैं? सेल्स माइनस वेरिएबल। अभी हमने सेल्स भी ले लिया, वेरिएबल भी ले लिया ना। अभी हम बता सकते हैं ना 80 माइनस सम ऑफ ये वाला। क्लियर हुआ? अब हम टोटल लेंगे, टोटल कंट्रीब्यूशन दिस मल्टीप्लाई बाय, चलेगा? अब आप बोल रहे थे, मैं वो लिखने वाला हूं फिक्स कॉस्ट। आपका फिक्स कॉस्ट कितना है जी? 300,000 एवरी ईयर, ठीक है, हो गया। अब मैं मान के चल रहा हूं, आई एम नॉट कंसीडरिंग डेप्रिसिएशन इन दिस लाइन, आई विल टेक द डेप्रिसिएशन का टैक्स शील्ड। तो यानी कि मेरा दिस माइनस दिस करूंगा तो मेरे को एक इनकम बिफोर टैक्स आ जाएगा, इनकम बिफोर टैक्स एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन, यानी एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। अब हमने टैक्स देनी है। टैक्स मेरा कितना है जी? 40% का। तो इसका 40% निकाल लिया मैंने, निकाल दिया। अब जो बचा आफ्टर टैक्स ले लिया। आफ्टर टैक्स निकालने के लिए मेरे को कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, बल्कि इसमें से इसको सिर्फ टैक्स वाला पोर्शन को माइनस कर देना है। ये माइनस कर लिया, फिर मेरा आफ्टर टैक्स निकल गया। अब मेरे को क्या चाहिए? टैक्स शील्ड ऑन डेप्रिसिएशन चाहिए। तो सबसे पहले इसको लेने के लिए हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन पर एनम लिख ले रहे हैं। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था? हमसे बोला था भाई साहब 2 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है और उसकी लाइफ है 4 साल, तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 2 मिलियन को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो कितना आएगा? 500,000 आएगा, ठीक है। और आपकी टैक्स शील्ड कितनी है? 40। आपका टैक्स रेट कितना है? 40% का। तो दिस मल्टीप्लाई बाय 40% करेंगे तो आपको टैक्स शील्ड आ जाएगा। यानी कि अगर हमसे कोई पूछा कि कैश फ्लो बताओ, क्या पूछेगा? कैश फ्लो बताओ। तो कैश फ्लो में हमने क्या बोला था? आफ्टर प्लस दिस। तो ये हमारा निकल आएगा तीसरे साल का। तीसरे साल का आंसर बनेगा 1,58,000। I think it is there 1,58,750. So you have to do in this way. ठीक है? There is another way of doing this question. Same. I'm just keeping all the information as it is. Just I want to show you how But it you is can do asking it. for the net present value, हाँ। right? Net present value, correct? किधर मांग रहा है नेट प्रेजेंट वैल्यू? बताइए तो। क्वेश्चन पढ़े हैं आप? Calculating net present value NPV. या फिर से क्वेश्चन पढ़े भाई। आपसे बोल रहा है कि नेट कैश फ्लो बताओ फॉर द ईयर 3।
जब आपको एनपीवी का कैलकुलेशन करना हो, इफ यू आर डूइंग द एनपीवी, तो आप तीसरे साल का कैश फ्लो निकाल के बताओ. So there is a method 1. This was like a method 1. Okay. Now I am showing the method 2 also. Method 1. ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है. अगर आप इसको एक बार और प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका कैश फ्लो कैलकुलेशन आपके ग्रिप में आ जाएगा. इट विल बी कम इन योर ग्रिप. तो अब मैं एक बार करता हूं कि नाउ मैंने ये ले लिया था, इसके बाद आई एम डेप्रिसिएशन माइनस कर रहा हूं. ठीक है. तो डेप्रिसिएशन, मेरे को डेप्रिसिएशन का स्पेलिंग में हमेशा डाउट रहता है. ठीक है. अब मैं जब इनकम निकालूंगा तो आई विल रिमूव दिस लाइन. आई विल सिंपली से दैट इनकम बिफोर टैक्स. तो दिस माइनस दिस, इसका मतलब 700,000 हमारा ये आया. ठीक है जी. तो ये हमने निकाल लिया. अब यहाँ पे ये टैक्स जो है इसके ऊपर सिंपली परसेंटेज कैलकुलेटेड है. ये मेरा आफ्टर टैक्स सिंपली परसेंटेज कैलकुलेटेड है. अब डेप्रिसिएशन होगा, पूरा वैल्यू ऐड करना पड़ेगा फुल वैल्यू से. अब जब मेरा कैश फ्लो निकलेगा, तो कैश फ्लो यहाँ पर कैसे निकलेगा? ये निकलेगा, ये जो आपका पीएटी आया प्लस डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा. तो आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन किया, इसका मतलब 158,750. दिस वाज द मेथड नंबर 2. तो देखो आपका पहला मेथड्स में कितना आया था? 1,58,750. In the second method also you got the same. So whatever the process you follow, it will get you the same result. So it's up to you which one is more comfortable for you. You can apply it. But this is the right question to apply to that how you can calculate the cash flow. ठीक है जी. तो सवाल नंबर 1, अनस भाई आपसे क्यों नहीं हुआ? यस, आपसे क्यों नहीं हुआ फर्स्ट टाइम पे? I was confusing with NPV. The question when calculating the net present value, they just put for nothing. I confused. भाई वो सीएम में भाई एक से एक बंदा उधर जाता है. तो आपका विजन क्लियर होना चाहिए, विजन एकदम क्लियर. सही बात है. अगर आपका काजल तो एक बार में सही आ गया था. That was the good part. ठीक है जी. यस सर. थैंक यू सर. तो ये क्या नाम है कमाल भाई, ये वाला पार्ट मिस हो रहा है आपसे. ये एकदम बेसिक चीज है. जी थोड़ा सा. और हमारे रोशन भाई तो सवाल भी पढ़े कि नहीं, आई डोंट नो. सवाल पढ़े थे रोशन भाई? तो मतलब आप तो एक्सेल में गुरु आदमी है, फिर इतना टाइम कैसे लगता है? अच्छा, लेकिन अभी क्लियर हो गया. तो इधर कहाँ हमने एन्युटी निकाला? नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए बहुत इंफॉर्मेशन मिसिंग है. सबसे पहला कि प्रोजेक्ट की लाइफ मिसिंग है. तो प्रोजेक्ट की लाइफ मिसिंग रहेगी ना, तो आप कौन सा एन्युटी लगाओगे? आप एन्युटी का मतलब होता है सम ऑफ पीवी डिफिनेशन के हिसाब से. और हमारे अच्छा ठीक है. और हमारा और छोटा सा अगर डिफिनेशन लेंगे, अगर आपको बुक नहीं फॉलो करना है, तो आपके अगर 3 साल में जो पैसे आपको आने वाले थे डिस्काउंटेड होके ना, उसके लिए एक यूनिफाइड डिस्काउंटिंग रेट, एक कॉमन लाइक
3 बार डिस्काउंट नहीं करना चाह रहे हैं, you want to discount by 1 time, तो instead of writing 3 time discounting factor, you can just use 1 rate, and वो जो 1 rate आता है, that is the summation of 3 time of discount rate. ठीक है? हाँ जी, ये थोड़ा सवाल को जल्दी जल्दी कर ले भाई। आपने कभी सिमुलेशन का नाम सुना है क्या? जिन लोगों ने नहीं सर, पार्ट 1 पढ़ा होगा उनको डेटा एनालिटिक्स में सिमुलेशन है। मोंटे कार्लो। सर मुझे क्वेरीज है कुछ 2-4 क्वेश्चंस की, वो हाँ, उनमें से ये भी एक क्वेश्चन है। चलो तो फटाक से ना व्हाट्सएप कर दो आप, जो जो क्वेश्चन है फोटो देख के व्हाट्सएप मार दो, ताकि हम लोग लगे हाथ इधर ही सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि जो आपके डाउट्स होंगे वो कॉमन डाउट्स होंगे। ठीक है सर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये बंदे का नाम था मोंटो कार्लो, जिसने इस सिमुलेशन के मेथड्स को, दिस इज अ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, इसको क्यूटी बोलते हैं। बुक्स में इसका जब डेफिनेशन पढ़िएगा तो लिखा जाता है सिमुलेशन इज अ होगा या एन होगा नहीं पता, मेरा आर्टिकल कमजोर है, तो बोलता है सिमुलेशन जो है एक क्वांटिटेटिव टेक्निक है। क्या टेक्निक है जी? क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है। ठीक है, विच इज डेवलप्ड बाय मोंटे कार्लो, एंड ये यूज किस लिए होता है? इट इज यूज टू फोरकास्ट। ये किस लिए यूज किया जाता है जी? फोरकास्ट के लिए। क्लियर? अब बात हो गया कि डेफिनेशन क्लियर हो गया। ये एक सिमुलेशन के सवाल है। सिमुलेशन क्या होता है? ये क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होता है, मोंटे कार्लो ने डेवलप किया हुआ है, यूज किया जाता है फोरकास्टिंग के काम पे। ठीक है, या फिर हमको जब एक्सपेक्टेड या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी में जब सवाल हम लोग आंसर नहीं कर पाते, तो ये वाली टेक्निक्स यूज की जाती है। ठीक है, तो ये जो सवाल है एग्जाम के, ये बहुत बेसिक सवाल है, बट ये सवाल को सॉल्व करने के पहले मैं आपको एक छोटा सा इसका बैकग्राउंड देना चाह रहा हूं, ये कैसे काम करता है। इवन दो ये आपके इस पार्ट ऑफ स्टडी में नहीं है, यानी आप इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के स्टडी में नहीं है, बट उन्होंने पूछा है तो वो एज्यूम करते हैं कि एक बंदा पार्ट 2 दे रहा है, मतलब ही मस्ट हैव डन द पार्ट 1 आल्सो, दैट इज द एजम्पशन। तो आइए, एक बंदा है, उसका नाम है राम, श्याम, यदु, मधु। ये 4 बंदा है जिसके ऊपर इंडिया में पूरा अकाउंटिंग का बुक्स लिखा जाता है। यही 4 नाम में पूरा पार्टनरशिप चैप्टर खत्म होता है। तो ये 4 बंदा है, और ये एक बोलता है कि 40 लाख का सेल होगा। सेल्स फोरकास्ट कर रहा है कि 40 लाख का सेल्स होगा। ये बोलता है 35 लाख का सेल होगा। ये बोलता है 25 लाख का सेल होगा। ये बोलता है 55 लाख का सेल होगा। लेकिन साथ में ये लोग एक प्रोबेबिलिटी बताता है, व्हाट दे से? प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है इज द चांसेस ऑफ ऑकरिंग द इवेंट। प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है कि जो चांसेस ऑफ ऑकरिंग इवेंट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। तो इन्होंने बोला इस बात के होने की प्रोबेबिलिटी है 10%, इन्होंने बोला इस बात के होने की प्रोबेबिलिटी है 40%, तो 50% हो गया। अब आ जाइए, इन्होंने बाकी का दोनों बंदों ने 20% की प्रोबेबिलिटी डाल के अपना काम नक्की कर दिया। यानी टोटल प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना है जी? तो इन्होंने 30 डाल दिया होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा कितना आना चाहिए जी? 1 आना चाहिए। अब हम यहां से जो एक वैल्यू निकालेंगे, ये प्रोबेबिलिटी निकल गई, ये सेल के चांसेस निकल गए। ठीक है, अब एक बंदा को बुलाया गया, बाहर का आदमी को, जिसका नाम है मैक। उसको बोला कि एक काम करो, तुमको हम एक डाइस देते हैं। डाइस जो 6 कॉर्नर वाला जो होता है, जो हम लोग उसमें पढ़ते, लूडो में जो होता है आजकल, ऐसा कोई डाइस देगा
6 कॉर्नर वाला सब पे कुछ नंबर्स लिखे रहेंगे, लेकिन इसके डाइस में 2 नंबर रहेगा। ठीक है, ऐसा कोई नंबर वाला डाइस देगा। तो ये हमको इवेंट देगा, हाउ मेनी टाइम्स आई विल डू। तो इसने एक डाइस दिया था जिसके ये नंबर्स आते हैं उस डाइस पे। तो हमने डाइस फेंक के 6 रैंडम नंबर बनाया। हमने 6 बार डाइस फेंका, 1 2 3 4 5, छठा वाला नहीं दिख रहा तो हम मान के चल रहे ये छठा फेस है, दिस इज द 6th फेस, इसमें आया 75। आपको ये नंबर दिख रहा है ना, ये 62 है, 21 है, 36 है, 75 है, 15 है और 19 है। या इसने 2 डाइस हमको दिए होंगे खेलने के लिए, 2 डाइस का हमको एक रैंडम नंबर निकलता है, 2 डाइस से रैंडम नंबर निकलता है। तो हमसे बोला तुम रैंडम नंबर निकालो, तो 2 डाइस का हम टोटल ले रहे हैं। ठीक है, तो एक बार फेंका तो मेरे को 12 आया एक डाइस पे, मतलब दोनों डाइस का मिला के एक पे 1 था, दूसरे पे 2 था। तो जब हम रैंडम नंबर पढ़ेंगे तो उसको 12 पढ़ेंगे। फिर एक डाइस पे 3 था, दूसरे डाइस पे 5 था, तो हमने एक रैंडम नंबर निकाला, तो वो मेरे पास आ गया 3 5 रैंडम नंबर। हम क्या बोल रहे हैं, रैंडम नंबर। ठीक है, फिर उसने मेरे को बोला भाई तुम डाइस फेंको। मैंने एक बार डाइस फेंका, इस पे 5 आया, इस पे 2 आया, यानी मेरा रैंडम नंबर आ गया 52। एक बार फिर मैंने डाइस फेंका, मेरा आया 0 और दूसरे पे आया 9। ठीक है, तो मेरा 09 कंसीडर होगा काउंटिंग के लिए। व्हेन आई से कि मेरा रैंडम नंबर कितना आया, तो आई कैन से दैट मेरा 0 और 9 रैंडम नंबर आया है। यार 0 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, कर दे। ठीक है, तो ये रैंडम नंबर आया। फिर हम 5वां अटेम्प्ट किया, वो मेरे से 5 अटेम्प्ट करवाया था। तो 5वें अटेम्प्ट में जब मैंने किया तो डाइस ने बोला कि 9 और 9 आया। तो डाइस का काउंटिंग कितना आया, 9 to 9 आया, 9 to 9 आया। दिस इज द डाइस का काउंट, दिस इज कॉल्ड द रैंडम नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं जी, रैंडम नंबर। अब एग्जाम में आपको अगर इस टाइप के सवाल हो, एक सवाल जिसमें प्रोबेबिलिटी और रैंडम नंबर दोनों दिए हो, इट मींस दिस सवाल इज फॉर सिमुलेशन। ये किस चीज का सवाल है जी, सिमुलेशन का सवाल है। तो अब आइए, अगर ये एक्सपेक्टेड वैल्यू का सवाल होता है जो कल हमारे मिराज भाई ये जरा रैंडम दोबारा बताना। अरे भाई रैंडम नंबर को मैं आसानी से बता दूं, हमको ना 2 डाइस दिया, उन लोग लेके खेलो डाइस पे। डाइस के पास जो है ना कोई 10 फेस होते हैं, वो डाइस जो होती है ना वो 10 फेस की डाइस होती है, 9 फेस या 10 फेस, 0 से लेके 9 तक का डिजिट होता है उस डाइस पे। तो 2 डाइस हमको उसने दिए थे और बोला कि तुम डाइस को फेंको एक पेपर पे। तो डाइस की जो रीडिंग आई ना वो मैंने रीडिंग लिखी है, दैट इज कॉल्ड द रैंडम नंबर। ये आप, ये एक डाइस है, ऐसी डाइस होगी ना, वो जो गोटी नहीं होता है इसका, लूडो का गोल घूमने वाला, तो उसमें 10 नंबर का ये डाइस है, इसमें 10 फेस वाले डाइस है, 10 फेस वाले डाइस है। तो जो डाइस के काउंट्स होंगे वो क्या होंगे, 0 to 9 होंगे। ये डाइस नंबर 1, डाइस नंबर 2 में भी 0 to 9 काउंट होंगे। तो हमने जब दोनों फेंका होगा तो एक पे मेरा 1 आया, दूसरे डाइस पे 2 आया। एक बार और फेंका तो एक डाइस पे 3 आया, दूसरे डाइस पे 5 आया। तीसरी बार फेंका तो पहले वाले डाइस पे 5 आया और उससे दूसरे वाले डाइस पे 2 आया। फिर मैंने भेजा तो पहला वाला डाइस पे 0 था, दूसरे वाले डाइस पे 9 था। उसके बाद जब 5वीं बार मैंने जब फेंका है, देन आई गॉट 9 and 9। तो डाइस की ये रीडिंग है, तो ये डाइस की जो रीडिंग है दैट इज अ रैंडम नंबर। इस डाइस के रीडिंग को रैंडम नंबर बोलते हैं। बट आपको एग्जाम में रैंडम नंबर दिया रहेगा तो आपको नहीं समझना है कि मैंने कैसे लाया, how this number is being derived, you are not going to ask in the exam, because ये सारे लेवल पे, चाहे वो सीए का लेवल हो, एमबीए का लेवल हो, कहीं भी अगर सिमुलेशन है तो वो आपको डाइस की काउंटिंग देते हैं। बट अब सवाल होता है कि हम इस डाइस का करेंगे क्या, इस डाइस का हम करेंगे क्या। तो हम इस डाइस का इस्तेमाल करके या इस रैंडम नंबर का इस्तेमाल करके हम एक एक्सपेक्टेड सेल्स फोरकास्ट करेंगे।
ठीक है, तो कल आपने हमारे साथ अगर पढ़ी होगी तो एक एक्सपेक्टेड सेल्स वाली थ्योरी पढ़ी होगी, है ना रोशन भाई? तो एक्सपेक्टेड सेल वो क्या था, मैंने आपको सिंपल बताया था, इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड द सेल्स। वैल्यू को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एक्सपेक्टेड सेल्स निकल आएगा। ठीक है, अब इसी सवाल का मैं आपसे एक्सपेक्टेड सेल्स बोलूंगा तो आप बोलिएगा, देखिए भाई आपने बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यानी कि आपने बोला कि आप इस सबको कर दो, टोटल कर दूंगा, तो इसका मतलब है कि आपकी एक्सपेक्टेड सेल्स जो होगी वो मान ली जाएगी बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी 39, बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी 39। तो आपने ये जो निकाला है ना एक्सपेक्टेड, ये 5 दिन के लिए सेम अप्लाई हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी अप्लाई फॉर 5 days इवनली, इसको फर्क नहीं पड़ेगा। बट रियल लाइफ में इससे भी डिफरेंट टाइप के सिचुएशंस होते हैं, दैट्स व्हाई वी नीड टू रीड दिस सिमुलेशन। तो अभी सिमुलेशन में कैसे काम करेगा वो देखिए। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है, हम इस प्रोबेबिलिटी के बाद एक चीज निकालेंगे, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। उसको क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। तो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पे 1 रहेगा, उसके बाद जब इस सेकंड पे जाएगा तो दिस प्लस दिस कर देंगे, यानी इसको हम पूरा अच्छे से लिखते हैं, तो दिस प्लस दिस। तो इस तरह से आके हम अपना क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल लिया यहाँ पे, तो मेरा ये 1 आ गया। अब चूंकि ये रैंडम नंबर 2 डिजिट में है, तो हमको यहाँ पे एक लोअर और अपर लिमिट बनाना पड़ेगा। हमको क्या बनाना पड़ेगा? लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इधर बोलते हैं अपर लिमिट। 2 चीजें हमें बनानी पड़ेंगी। तो टू थिंग्स आई हैव टू मेक। तो हमने लोअर लिमिट का मतलब हम मान के चलेंगे कि 0 से काम स्टार्ट होगा और 9 तक जाएगा, 0 to 9, it will start from 0 and it will go until 9, 0 to 9। और फिर ये बोलूंगा it will start from 10 and it will goes to how much? Until 49, it will goes to until 49। फिर मैं बोलूंगा कि it will start on 50 and it will go until 69। फिर बोलूंगा ये स्टार्ट होगा 70 से and it will go until 99, क्योंकि आपके डिवाइस की रीडिंग में लास्ट नंबर क्या है? 9 है, मैक्सिमम 9 तक का ही रीडिंग जा सकता है, इसीलिए इसको अपर लिमिट और लोअर लिमिट में इसको डिस्क्राइब किया जाता है। अब बताइए कि अगर एक बंदे का 12 आया रैंडम ने, तो 12 यहाँ पे कौन से वाले स्लैब में फॉल करता है? 12 कौन से स्लैब में फॉल करता है? राम वाले या श्याम वाले? 12 किस में स्लैब में फॉल करता है? 12 जो रैंडम नंबर है, आपको इसके अंदर चेक करना पड़ेगा। दिस 12 फॉल्स अंडर विच ऑफ द स्लैब, यानी ये स्लैब के अंदर में ये नंबर चेक करना है। तो हम बोल देंगे कि 12 जो है वो स्लैब नंबर 2 में फॉल करता है, यानी श्याम का प्रेडिक्शन सही है। श्याम का प्रेडिक्शन सही है। आई विल से श्याम का प्रेडिक्शन सही है। I may have a cell of 35. I may have a cell of 35. फिर 35 का जो रैंडम नंबर आया है, 35 इज ऑल्सो फेलिंग बिटवीन 10 to 49। तो इसका मतलब अगेन जो है श्याम का प्रोडिक्शन सही है। इसका मतलब अगेन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे को 35 का सेल होगा। फिर आता है 52। 52 जो प्रोडिक्शन फॉल करता है वो किस में फॉल करता है? जदू में। तो आई विल से दैट जदू का प्रोडिक्शन इज करेक्ट एंड माई सेल विल कम 24। मेरा सेल कितना जाएगा जी? 24 जाएगा। मेरा सेल क्या जाएगा? 24 जाएगा, क्योंकि ये इस जो रेंज में 24 का फोरकास्ट किया है जदू ने। फिर बात आ रही है कि 09 कहाँ पे फॉल कर रहा है? तो 09 इज फॉलिंग विथ राम वाला ब्रैकेट में फॉल कर रहा है। ये राम के वाले ब्रैकेट में फॉल कर रहा है, मतलब हम सेल्स 40 अपना पकड़ेंगे। मेरा 40 का होने वाला है सेल। फिर ये 99 है,
तो 99 जो कौन से ब्रैकेट में फॉल करती है, वो 99 आपकी जो ब्रैकेट फॉल करती है वो लास्ट मधु वाली है, तो ये मधु वाले ब्रैकेट में फॉल करेगी। और मैं जो आंसर प्रिडिक्ट करूंगा, मैं जो सेल प्रिडिक्ट करूंगा बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, आई विल से दैट कि ये जो है 55 का सेल्स आएगा, क्योंकि ये हम रैंडम नंबर निकाला था। सो दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन इज एक्चुअली कॉल्ड द सिमुलेशन। ठीक है, अभी मैं फिर से एक बार बताता हूं, क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी और रैंडम नंबर दिया हो तो आपको समझना है कि ये क्वेश्चन सिमुलेशन मोंटे कार्लो वाला है, और प्रोबेबिलिटी से आपको दो चीजें निकालनी है, एक लोअर लिमिट और अपर लिमिट। उसके बाद रैंडम नंबर चेक करना है कि कौन सा लोअर लिमिट और अपर लिमिट में आपने चेक करना है कि ये कौन सा वाला जो है रैंडम नंबर कौन से वाले ब्रैकेट में फॉल करता है। तो पहला रैंडम नंबर मैंने चेक किया 12 था, 12 वाज फॉलिंग बिटवीन दिस ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट में श्याम नाम का बंदा था जिसने बोला था कि 35 का सेल होएगा। तो दिस इज अ सिलेक्शन। ठीक है, रैंडम नंबर को इस लिमिट में चेक करना है और बताना है कि हाँ जी श्याम का प्रेडिक्शन सही है, श्याम के हिसाब से मैं जाऊंगा, बिकॉज ये रैंडम नंबर मेरे को बता रहा है कि मेरे को इस बार 40 का सेल आएगा। ठीक है, अब हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, हम अपने क्वेश्चन पे कि हमारे क्वेश्चंस में इसकी क्या एप्लीकेशन है। अभी जो हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी, तो हमारे इस क्वेश्चन में उसकी क्या एप्लीकेशन है। तो बोलता है कि जेनेट जो है एक एनालिस्ट है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है कि डेली का ये डिमांड होगा, उसकी ये प्रोबेबिलिटी, और रैंडम नंबर भी दे दिया है, रैंडम का इन्वर्टेबल निकाल के दे दिया है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि जोन्स इज ट्राइंग टू असाइन द रैंडम नंबर इंटरवल फॉर ईच ऑफ द डिमांड। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि शी हैज डन सो फार फर्स्ट 4 लेवल पे। उसके बाद बोल रहा है कि उसको बाकी का if the total 102 digit random being used to simulation, what random number she has to use to assign the 4, 5 and demand level पे। यानी ये क्वेश्चन एकदम हल्का सा सवाल है, but if you don't know you are not able to do it, so I will just take it here and I will explain you again। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूं कि आपने क्या बोला है, आपका एक डेली सेल डिमांड है, डेली सेल्स का डिमांड है। Miraj bhai, the answer B and C both are same. It looks maybe, let me check। सेम ही दिख रहा है मेरे को तो। So वो है आंसर। नहीं, चेक कर लेते ना, क्या फर्क पड़ता है, देख लेते ना। कहां तक, 5 तक है ना, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 प्रोबेबिलिटी हमने क्या निकाली जी, दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है, 0.10, 0.15, 0.20, 0.20, 0.20, नहीं ज्यादा हो गया क्या, 0.20, 1, 15, एक ज्यादा हो गया, यानी कि ये होगा 0.25 एंड 0.10। तो सबसे पहला चेक ये कि हमारा प्रोबेबिलिटी 1 आना चाहिए, सबसे पहला चेक। ठीक है, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हो गया। अब इसके लिए आपको 2 लिमिट बनाने हैं, दैट इज यू आर गोइंग टू मेक बाय योरसेल्फ। तो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से होगा, 0 से लेके 9 तक जाएगा, उसके बाद ये 10 आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक क्यूमुलेटिव आपको निकालनी है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। तो वो कैसे आएगा, 10 का तो 10 ही रहेगा, सेकंड पे आएगा ऐसे, दिस प्लस दिस, so this is going to be the cumulative probability। अब इससे आपने क्या निकाल लिया जी, यहाँ 0 से लेके 9 तक जाएगा, यहाँ पे लेंगे 10 से
10 से लेके ये 24 तक जाएगा, फिर यहाँ पे 25 लेंगे और 25 से ये जाएगा 44 तक, फिर ये 44 के बाद कहाँ से लेंगे, 45 से लेंगे और ये जाएगा 64 तक। और जब 64 हो जाएगा यानी कि अब हमको 65 से कहाँ तक जाना है जी, 65 से लेके कहाँ तक ये जा रहा है, 89 तक, 89 तक। और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 90 से लेके 99 तक। तो क्वेश्चन का आंसर ये आना चाहिए, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि क्या नंबर असाइन कीजिएगा 4 और 5 वाले पे। तो 4 और 5 वाले पे असाइन होगा नंबर 65 to 89 और 90 to 99, यानी आंसर नंबर डी होगा। क्या होगा जी, आंसर नंबर डी होगा। वो कैसे मिला? रे भाई, ये देखिए, ये मैंने यहां तक जो निकाला ये समझ आया कि नहीं आया? 89 कैसे मिला? 65 ओके। 65 से 89 तक जाता है, 90 तो फिर नेक्स्ट टेबल में चला जाता है ना भाई। हाँ तो नेक्स्ट टेबल में आपको देखना पड़ेगा ना। सर ये 89 जो आ रहा है वो कैसे आया? बाबा ये 90 है ना, तो 90 से एक यूनिट पहले तक का लेना है। जैसे यहाँ पे जो 10 लिए थे, तो 10 जो होगा ना वो सेकंड इसमें क्लास इंटरवल में आता है। ओके सर, ओके। आपने वो शायद क्लास 11 या 12 में या 9 में आपने एक पढ़ा होगा, एक होता है कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, एक होता है डिस्क्रीट क्लास इंटरवल। यस सर, पर वो बहुत टाइम पहले पढ़ा था तो। हाँ, वो क्लास 2-3 में आपने पढ़ा होगा, पता नहीं। मेरे यहाँ बिहार में तो क्लास में कितना, क्लास 3 में पढ़ाते हैं ये सारी चीजें। मैं तो किंडरगार्टन से पढ़ा दिया इसलिए फॉरगेट। नहीं नहीं, आपको पता नहीं है, कंट्री में सबसे अच्छा बिहार में मैथ पढ़ाते हैं, क्योंकि बाकी तो उनको पढ़ाना नहीं होता है। यस, जी जी जी, बिल्कुल डाला नहीं, मैंने यहाँ से पढ़ के डाला। नहीं नहीं, उधर नहीं था, उधर नहीं भी होता तो आई वुड नॉट हैव सीन। मैं कैसे पढ़ा, कैसे किया, वो मैं बता रहा हूँ। मेरे को एक क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालना है, मेरी बात सुने। स्टेप 1 क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट इज द स्टेप 1। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी से मेरे को दो चीजें डिराइव करनी है, एक उसकी लोअर लिमिट, एक अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट ये 0 से शुरू होएगा, तो 0 से लेके ये 10 तक की क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी है। तो 10 नहीं लेनी है, उसको एक डिजिट कम लेना है, 9 पे आके उसको ब्लॉक करना है, एक डिजिट कम पे। फिर नेक्स्ट जो स्टार्ट होगा वो 10 से स्टार्ट होगा, 10 से लेके 24 तक जाना है। फिर जो तीसरा इंटरवल स्टार्ट होगा वो 25 से स्टार्ट होगा और 45 पे जाएगा, यानी 8 यूनिट पीछे। फिर जब इस पे जाएंगे तो 45 से स्टार्ट होगा और 64 तक जाएगा। फिर उसके बाद क्या बोलता है कि 65 से स्टार्ट होके 89 तक जाएगा, और इधर पे क्या है कि 90 से स्टार्ट होके 99 पे जाएगा। रीजन ये है कि हम जब दो डाइस को फेंकेंगे ना, और दो डाइस में सिर्फ 10 फेसेस है, अब कोई भी फेसेस में 10 नहीं आता, बल्कि 0 से लेकर 9 तक आता है। और जी ये करना होगा, आप आंसर से नहीं समझ पाइएगा, आंसर एक लाइन में लिख दिया बस। हाँ 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 भाई, होता है। बच्चों का ही खेल है, पूरी पूरी क्यूटी बच्चों का खेल है। आपको एक क्यूटी का एक सवाल बताएंगे, सिखाएंगे ना, तो आपको इतना बच्चों का खेल लगेगा, लेकिन जब आप इसकी मीनिंग चेक करेंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। मतलब आपको लगेगा जी यार इतना आसान है, और उसकी जो लेसन है ना, सुपर लेवल की लेसन है। मैं आपको एक दिखाऊंगा कि आपके पास मान लीजिए 5 असाइनमेंट है। जी बोलिए ना। ये जो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी है, जरा एक बार इसे दोबारा करना। देखिए, ये प्रोबेबिलिटी का सबमिशन है स्टेप बाय स्टेप। तो ये कॉपी हो गया, ये वाला क्या हुआ, ये हो गया इसको ऐड करने के बाद। फिर उसके बाद जो रिजल्ट आया उसमें उसको आपने फिर ऐड करा,
ठीक है। ओके ओके। ये है आपकी टोटल चीज है। अच्छा हाँ, तो ये काजल आपने जो मैसेज मारा है वो सवाल नंबर है या पेज नंबर है? सर ये सवाल नंबर है, आपने जो वो पीडीएफ भेजा था तो उसमें क्वेश्चन नंबर यही है उसमें, इसीलिए मैं पेज नंबर बता देती हूँ आपको। नहीं, वो पेज नंबर, ये हमको लग रहा है ये दो टाइप के हैं। ये जो अभी मैं यहाँ पे जो देख रहा हूँ ना, उसके कुछ सवाल पेज नंबर ही कुछ और है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, आपको मैंने भेजा था ना वो वाली ये सपोर्ट पैकेज, हाँ जी सर, हाँ जी सर, उसी व्हाट्सएप में से है ये। व्हाट्सएप में ही भेजा था। हाँ जी। तो आई डाउनलोड इट, 1 Okay. मिनट। वैसे सिमुलेशन हमको नहीं लगता है कि आपने कहीं पे भी प्रैक्टिकल करा होगा। रीजन ये है कि सिमुलेशन आता नहीं है। हाँ सर, वही प्रॉब्लम हो गई ना। हम्म। और जो आपके अभी जो डेटा एनालिटिक्स में इन्होंने ऐड किया है ना, तो वो भी सिर्फ डिफिनेशन के जितना ही ऐड किया, उससे ऊपर का ऐड नहीं किया। 288। तो ये आ गया जी सपोर्ट पैकेज, ले लो यार। सर ये पेज नंबर है 267 पे। हाँ जी, अब तो आप आराम से बता दोगे। 267 ना? हाँ सर। 267 आ जाए। कौन सा, ये वाला सवाल? हाँ सर। अरे यार, अब तो आसान हो गया ना। अभी तो आपको एक्सपेक्टेड हाँ वैल्यू सर, बता दी। अभी तो हो गया। अब जैसे इसमें इन दोनों का एनपीवी निकालेंगे तो वो 16% और नहीं, 12% दोनों में निकालना पड़ेगा। सिंपली बोल रहा है कि आपने पहले तो सबसे पहले आप इस सवाल में आपने क्या समझा, बोला आयरन साइड प्रोडक्ट इज कंसीडरिंग टू इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, ईच रिक्वायर द कैश आउटले ऑफ 500,000। ठीक है जी, विद एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 10%, द फोरकास्ट एनुअल दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये प्रोबेबिलिटी को अप्लाई कीजिएगा, तो यहां से जो आएगा उसको आप बोलिएगा एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। ठीक है जी, और इसको इससे अप्लाई करके निकालिएगा फिर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। अब जब वो दोनों दो वैल्यू निकल आएगी, दो वैल्यू जब निकल के आएगी, तो फिर आपको क्या करना है, आपको बोलना है द डिसाइडेड द प्रोजेक्ट विद द ग्रेटेस्ट रिलेटिव रिस्क शुड मेक द हर्डल रेट ऑफ 16 and the project with less risk should be met the hurdle rate of 12%, which given which of the following action would be recommended for the iron side to make the undertake। तो सबसे पहला सवाल आपका आंसर यहीं पे हो जाएगा कि आप सबसे पहले दोनों की एक्सपेक्टेड वो निकाले, आप क्या नाम है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाले। सर इनको मल्टीप्लाई किया है ना प्रोबेबिलिटी और कैश इनफ्लो को? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, तो पहले वाले का आंसर तो 95,000 आया है टोटल करके, और दूसरे वाले का 1,10,000 आया। 1,10,000। तो ये अगर 99,000 आया, इसका 110,000 आया, 95,000। 95 जो भी है, यानी इसका 95 आया और इसका कितना है जी? 1,10,000। 1,10,000। अभी आपको सामने से आंसर करना है, तो आप बताइए कौन सा लेंगे, क्योंकि बाकी के जो डेफिनेशन है, ठीक है, कहीं पे ऐसा नहीं बोला है कि आर इसकी है, एफ ये है, ऐसा कुछ बोला है क्या उन्होंने? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये बोल रहे हैं कि जो ज्यादा वाला उसको 16% और जो कम रिस्क है उसका 12% करना। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये वो मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो वही तो मेरे को ये लग रहा है कि बाकी जितनी इंफॉर्मेशन दी हुई है, द फोरकास्ट एनुअल ये दिया हुआ है, डिसाइडेड टू प्रोजेक्ट विद द ग्रेटेस्ट हाई रिस्क, बट मेरे को नहीं पता ना कि कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा देगा। तो मेरा तो जो डिसीजन आएगा वो सिर्फ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो के बेसिस पे आएगा। तो मैं बोलूंगा कि आर शुड बी एक्सेप्टेड। नहीं समझ रहे? मेरा जो है, मेरा इस पे 95 के आ रहा है ना, सॉरी आर नहीं एस, मेरा इस पे 95,000 आ रहा है ना, और इस पे 110,000 आ रहा है। तो इनिशियली मेरे को यहाँ पे सामने से चल के नहीं बोल रहा है ना कि ये प्रोजेक्ट रिस्की है या ये प्रोजेक्ट कम रिस्की है।
कहीं पे ऐसा मेंशन नहीं किया है, तो मेरा जो आंसर का बेसिस होगा वो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो पे हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब इसका ज्यादा है तो हम प्रोजेक्ट एक्स को एक्सेप्ट कर लेंगे और आर को रिजेक्ट। हाँ, ऐसे? सामने सामने से तो यही लग रहा। ठीक है सर, मैं इसी में कंफ्यूज थी, मेरे को लगा ये दोनों का 12% 16% से निकाल के फिर करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखिए तो 288 है ना, 288 पॉइंट, ये बोल रहा है आयरन साइड शुड एक्सेप्ट बोथ आर less risk more at 12% has a positive while S has a positive net flow at both the hurdle rate. ठीक है, except both the project. इनकी रीजनिंग क्या है? बोला आयरन साइड शुड एक्सेप्ट बोथ द प्रोजेक्ट एज आर लेस रिस्क more stable at 12% has a positive net while the S has a net positive at both the hurdle rate. साइन ऑन। अभी मैं, अच्छा मेरी जो ये है कि hurdle rate of 12 10 12 16% and the project with less should meet hurdle rate of 12%। अच्छा, तो इसका मतलब ये रहा। अच्छा, दोनों पे आपने एक बार चेक करके देखें क्या बनता है। लेट मी चेक, एक्सेल पे लाते हैं। तो हमारा इसका आपने क्या था, 0.1, सॉरी 0.1, 0.8 एंड 0.10। इसका मतलब 100% प्रोबेबिलिटी तो मैच हो गया। अब इसकी जो रिटर्न की है, क्वेश्चन कॉपी करते तो अच्छा हो जाएगा आप एक्सेल भेजने का टाइम में। हाँ वो वाला बात तो सही किया आपने। तो इसको मैं तो यहाँ पे मैं आर के लिए, आर से हमने प्रोबेबिलिटी ली 0.1, 0.8, 0.1, ठीक है। उसके बाद 75,000, 95,000 और 11, 115,000। तो इनटू दिस, तो ये हमारा आ गया जी 95,000 आर का हो गया। इसके बाद एस पे आते हैं। एस बोलता है कि प्रोबेबिलिटी है 0.25, 0.50 एंड 0.25। तो ये 70,000, 110,000 एंड 150,000। सो दिस इज द कैश फ्लो। सो ये मैं दोनों को मल्टीप्लाई करा, ये आ गया हमारा, कुछ तो गड़बड़ है, 1,10,000। तो ये आ गया, ठीक है। अब चूंकि दोनों की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इस पे हमको लग रहा है Aaron side has decided the project with the greatest relative risk should given a hurdle rate of 16% and the project less risk should give the hurdle rate of 12%। तो मैं एक बार, ये जो है ये कम रिस्क है। रीजन ये है कि इस पे जो है हमारा जो इसका कैश फ्लो का जो इनफ्लोज है ना, वो थोड़ा स्टेबल है। यहाँ पे जो कैश फ्लो जो आ रहा है ना, वो थोड़े अनस्टेबल है। तो दिस में बी हाई रिस्की, तो दिस इज गोइंग टू बी द हाई रिस्की रीजन। कैश फ्लो अनस्टेबल है, कैश फ्लो इज अनस्टेबल। तो ये ठीक है।
तो इस पे हम एक काम करते हैं, हम एक डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाते हैं। तो ये मेरा हाई रिस्क है, तो हम इस पे डिस्काउंटिंग लगाएंगे 60%। कितना परसेंट से जी? 16% से। 16%। ये प्रोजेक्ट कितने की है? 10 साल की है। तो 16% 10 साल का क्या आता है? एक, दो, दस साल का हमने निकाला है, तो 10 साल का एन्युटी फैक्टर है 4.8, 16% से। तो हमने 4.8 यहाँ लिख के डाल दिया। अब जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो कितने का है? इन्वेस्टमेंट है मेरा 500,000 का। जो एनपीवी आ रहा है वो आ रहा है 500,000 माइनस दिस, सॉरी, दिस माइनस 500,000। तो यहाँ पे निगेटिव एनपीवी आ रहा है, ठीक है, आर पे। एक बार हम एस पे भी निकालते हैं। अब मेरे को 12% पे भी डिस्काउंटिंग रेट चाहिए। तो 1 डिवाइड बाई 1.12 टू द पावर 1। तो ये ले लिया, इस पे आया हमारा 5.6। तो ये अगर हम 16% पे लिया तो ये आया। अब मैं 12% पे लेता हूँ तो मेरा जो है, मेरे को क्या आ रहा है, इसका मतलब ये 95,000 मल्टीप्लाई बाई दिस माइनस, यानी मेरा ये एनपीवी आ रहा है 12% पे। अब मैं इस पे दूसरे वाले प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, तो एट द रेट ऑफ, यानी कि हम 16% पे जब जाएंगे तो मेरा 16% पे मेरा टोटल इनफ्लो आएगा इस मल्टीप्लाई बाय ये, और एनपीवी आएगा माइनस 500,000। और अगर हम 12% पे जाते हैं तो मेरा जो टोटल इनफ्लो आएगा वो क्या आएगा? इस 110 मल्टीप्लाई बाई 49, $125,000। तो इसका मतलब ये है कि अगर, यानी मेरे लिए जो एस जो है, एस तो दोनों सिचुएशन में हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, 12% पे और 16% पे। लेकिन जब आर के एक्सेप्टेंस की बात आएगी तो आर कैन बी ओनली एक्सेप्टेड व्हेन द डिस्काउंट रेट इज 12%. Now the question was very much open question. I'll just go and read the answer again one time. Ironside should accept the both are less risk, more stable sale है at the 12% positive rate, while S has a positive net flow at the both hurdle rate. तो यहाँ इन्होंने बोला है कि R के पास मोर स्टेबल सेल है, तो R जो हो गया वो लेस रिस्की हो गया। तो मैंने यहाँ बोला, यहाँ पे कैश फ्लो R के पास लेस रिस्क, मोर स्टेबल सेल,
I need to check. नहीं भाई, this risk no इसके कल से 12% पॉजिटिव नहीं था। ये तो ज्यादा स्टेबल किधर है? आर का कैश फ्लो किधर स्टेबल सेल है? 75, 55, 115, 70, 55, 100 is नहीं इनका। आई हैव टू चेक वन मोर आंसर। ये मैं इस आंसर से वैसे ये नहीं हूँ, सेटिस्फाई नहीं हूँ। ओके सर। I am not satisfied. So I will check one more opinion. देखिए calculations we are good. Calculation में there is no problem. Only when it comes to the decision ना, तो ये decision से मैं agree नहीं हूँ। तो सर ऐसा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो हमें तो बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे निकालने में। तो एग्जाम में इसको ऑप्शन में रख के निकल जाना है, वरना एग्जाम अगला ऑप्शन दे देगा आपको। हाँ सर। देखिए आप जब एग्जाम देते हो ना तो आपको पता होता है, क्योंकि आपने क्वेश्चन जो भी एग्जाम के अटेम्प्ट करनी है ना, उसकी जो टेक्निक्स है वो सिंपल टेक्निक्स है। उसकी टेक्निक्स है 50, 30 एंड 20। ये है एग्जाम की सिंपल सी टेक्निक्स। यानी कि फर्स्ट आवर में आपको सारे जितने जितने स्मॉल क्वेश्चंस हैं उससे आपको 50 मार्क्स स्कोर कर लेना है। यानी उसमें कम से कम 50 सवाल आपको छोड़ के स्किप करके यू हैव टू अटेम्प्ट मिनिमम 50 क्वेश्चन इन 1 आवर। सेकेंड आवर पे आपका जो होना चाहिए वो मीडियोकर सवाल आप देखेंगे, ठीक है, जिस सवाल में कैलकुलेशंस है और आपको एक बार में अगर पता है देन ओनली यू विल गो फॉर दैट, अदरवाइज यू स्किप इट। यानी आप सेकेंड आवर पे जब आप रहेंगे तो आपको ये सेकेंड आवर में आपका ये 30 क्वेश्चन मिनिमम आपके हाथ से फिनिश हो जाना चाहिए। उसके बाद जो थर्ड आवर है ना, तो थर्ड आवर में आपके पास सुकून से बैठ के बाकी जो जो क्वेश्चन आपको पहले आता है उसको नक्की कीजिए और जो नहीं आता उसको लेके फिर बैठे रहिए। वरना आप पहले टाइम में क्या होगा ना, इफ यू ट्राई सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चन तो फिर हो गया। फिर अभी मैं उस दिन एक कॉस्टिंग का सवाल देख रहा था, द क्वेश्चन वाज सो इजी बट उसमें मेरे 45 मिनट लग गए। ठीक है सर। यही सिंपल सी टेक्निक है एग्जाम को हैंडल करने के लिए, और कोई ट्रिक नहीं है उसका। इसके बाद कौन से सवाल थे आपके जी? पेज नंबर सर मेरे को मतलब नॉर्मल आईआरआर में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। आप एक बार मेरे को आईआरआर का थोड़ा समझा देंगे तो शायद मैं कर दूं। एग्जाम पे आईआरआर आया है कहीं पे? हाँ सर, आईआरआर के क्वेश्चंस आए हैं ना। एक मिनट, लेट मी चेक। पेज नंबर 295 है, क्वेश्चन नंबर 295 है? सर क्वेश्चन नंबर है 295। तो यहीं पे आके रुक रहा है। ये वाले सवाल थे क्या? हाँ सर, ये 271 पे जो है ये थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आया। ये है तो इजी, पर उस जो इसका ट्रिक है ना वो मेरे को समझ में नहीं आया कि कैसे जल्दी से बोल रहा है निकल जाएगा। सेनेट कंपनी इज कंसीडरिंग द टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब दोनों में से कोई एक ले सकते हो, दोनों प्रोजेक्ट आप नहीं ले सकते। बोल रहा है द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, 10% का कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद बोला है एनपीवी दिया हुआ है 2 प्रोजेक्ट का, तो 2 प्रोजेक्ट पे एनपीवी भी दिया हुआ है कितना का? बोला एनपीवी जो है वो कितना है, 681 है और 507 है, ठीक है, और ये है 10%। ओके। बोल रहा है द कंपनी इज इन द व्यू दैट प्रोजेक्ट बी शुड एक्सेप्ट। कंपनी को लगता है कि उसको बी बिकॉज इट हैज अ हायर आईआरआर। कंपनी को ऐसा लगता है कि ही शुड गो फॉर बी बिकॉज इट गिव्स द हायर आईआरआर। उसके बाद बोल रहा है द प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट द जॉन मैक द सीएफओ टू मेक अ रिकमेंडेशन। तो इस में रिकमेंडेशंस में आपको बताना बोल रहा था कि क्या ऑप्शन को उसको चुनना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ही शुड टेक।
तो देखिए जब क्वेश्चन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया इसका मतलब ये है कि आपको कोई एक ही प्रोजेक्ट लेना है, दोनों में से कोई एक ही प्रोजेक्ट ले सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको हिंट्स दे दिया। yes sir. ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या होगा, आप लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम कर रहे होगे। दिस इज द रीजन, वन ऑफ द रीजन, तभी आप कहीं एक जगह जा सकते हो, वरना आपके पास ऑप्शंस ओपन रहते तो आप कहीं भी जा सकते हो। विच ऑप्शन शुड, तो अभी मैं एक काम करता हूं, एक छोटा सा कैलकुलेशन करके मैं इसकी IRR निकालता हूं, क्योंकि यहाँ पे IRR जो है ना वो मतलब क्लियर नहीं है। ये बोल रहा है एग्री विद द प्रेसिडेंट बिकॉज प्रेसिडेंट